दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि न्यायिक समीक्षा क्या है और कौन कौन से उसके क्षेत्र हैं। आज हम डिस्कस करेंगे न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है और न्यायिक सक्रियता भारत में किस तरीके से है और क्या क्या इसके प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक बात तो सीधी समझ में आती है कि जितना ज़्यादा किसी देश में व्यक्ति को न्याय मिल सकता होगा आसानी से, उतना ही ज़्यादा वहाँ के लोग खुशहाल होंगे और वहाँ लोगों का सरकारों पर हो या फिर जो जुडिशरी सिस्टम हो उस पर विश्वास बढ़ेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी समुदाय को न्याय नहीं मिलता है तो वहाँ पर ये एक तरीके से एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है वहाँ के संविधान पर, वहाँ के सत्ता पर। इस तरीके के काम होने लगते हैं कि लोग उनसे खुश नहीं रहते हैं। तो न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखते हैं न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है पहली बार कहाँ पर आई थी। ये आई थी अमेरिका में और इसकी शब्दावली पहली बार 1947 में आर्थर सेलिंगसन जूनियर, एक अमेरिकी इतिहासकार थे, एक एवं शिक्षा प्रदायक, इनके द्वारा प्रयुक्त की गई थी। भारत में जब न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत आया वो आया था 1970 के दशक में। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति PN भगवती कई बार UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, UPPCS में पूछा गया है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस उठे हैं कि PN भगवती किससे संबंधित हैं। तो न्यायिक सक्रियता से संबंधित हैं PN भगवती हो गए, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर हो गए, न्यायमूर्ति O चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति DA देसाई। जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पर ब्रैकेट में ये चीज़ ज़रूर लिख लें। इन्हीं ने न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी। न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ यही है कि नागरिक के जो अधिकार हैं या जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिल सके और लोगों के अधिकारों का संरक्षण हो सके। और इसी के लिए जो न्यायपालिका होती है वो आगे बढ़ चढ़कर काम करती है। ये काम न्यायपालिका के ऊपर ही होता है। न्यायपालिका द्वारा सरकार के दो अंग, विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन करने के लिए बाध्य करना। देखिए, विधायिका और कार्यपालिका के जो भी नियम बनाए जाते हैं, विधायिका जो कानून बनाती है उन सारे कानूनों की जांच करना और उनको देखना और उनको ये बात सही से बताना। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों अलग अलग बॉडीज हैं। ये विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई। तीनों स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। इनके काम में ना ही न्यायिक सक्रियता इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि विधायिका और कार्यपालिका को ही न्यायपालिका अपने अंदर समझने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इनका या इनको चुनना, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका यानी कि अगर हम बात करें संसद की, संसद में जो लोग चुनकर आते हैं वो किसी भी माध्यम से चुनकर आए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या वो अप्रत्यक्ष हो, लेकिन वो होते जनता के ही प्रतिनिधि हैं। तो उनको सजा देना या उनको समझाना या उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना, ये काम न्यायपालिका का नहीं है। न्यायपालिका का काम सिर्फ इतना है कि विधि क्या है, विधि सही है या नहीं है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना या फिर जो कानून बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ना कि उनके कामों में हस्तक्षेप करना। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र बॉडी है और जो इस चीज़ की जांच करती है कि कानून सही है या नहीं है, ना कि उनके कामों पर हस्तक्षेप करने लगे। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। न्यायिक संयम के बिल्कुल विपरीत है, जिसका मतलब है कि न्यायपालिका द्वारा आत्मनियंत्रण बनाए रखना। जो न्यायपालिका है उसके द्वारा किस तरीके से नियंत्रण बनाए रखा जाएगा। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता की कई परिभाषाएं हैं, उनमें देखते हैं। न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्ति के उपयोग का एक तरीका है। इसमें क्या है, न्यायाधीशों को प्रेरित करता है कि वह सामान्य रूप से व्यवहारगत सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं एवं पूर्व नियमनों को प्रगतिशील एवं नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में त्याग दें। कोई ऐसा निर्णय ना लें या कोई एक ऐसी चीज़ ना लें जो समाज के पक्ष में ना हो। ऐसे निर्णय देखने में आते हैं जिसमें सामाजिक अभिनियंत्रण अथवा इंजीनियरिंग होता है। अनेक अवसरों पर विधायिका एवं कार्यपालिका संबंधी मामलों में दखलंदाजी होती है। देखिए, यहाँ पर बात आ रही ना कि जो न्यायपालिका है वो इनके कामों में दखलंदाजी ना करे, इनके जो काम है या इनके संबंधी जो मामले हैं उसमें दखलंदाजी न्यायपालिका को नहीं करनी चाहिए। न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका का वह चलन है जिसमें
व्यक्तिगत अधिकारों को ऐसे निर्णयों द्वारा संरक्षित या विस्तारित किया जाता है जो कि पूर्व नियमों या परिपाटियों से अलग हटकर होते हैं अथवा वांछित या करणीय संवैधानिक या विधायी इरादे से स्वतंत्र हों अथवा उनके विरुद्ध हो। ऐसे नियम इसमें देखे जाते हैं। न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है वो जनहित याचिका से जुड़ी हुई है। इसको हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे और पूरा समझेंगे कि जनहित याचिका क्या होती है, की अवधारणा से निकटता जुड़ी है। यह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता है जिसके कारण जनहित याचिकाओं की संख्या बढ़ी है। काफ़ी संख्या इनकी जनहित याचिकाओं की। सपोज करिए कोई एक समुदाय है और उसके जो अधिकार है उनका अगर हनन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति जाके जनहित याचिका डाल सकता है। दूसरे शब्दों में PIL न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। वास्तव में PIL या जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। आजकल PIL या फिर जनहित याचिका ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में बने रहते हैं। न्यायिक सक्रियता का औचित्य क्या है? अब सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। इनके अकॉर्डिंग देखते हैं। BL बेहरा के अनुसार न्यायिक सक्रियता के कारण देखिए कौन कौन से हैं। उत्तरदायी सरकार उस समय लगभग ध्वस्त हो जाती है जब सरकार की शाखाएं विधायिका एवं कार्यपालिका अपने अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर पाती हैं। जो विधायिका और कार्यपालिकाएं अगर अपने काम नहीं कर पा रही हैं तो लोकतंत्र भी खत्म होगा या लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा टूटेगा और संविधान पर भी लोगों का भरोसा टूटेगा। दूसरा है नागरिक अपने अधिकारों एवं आज़ादी के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं। जब उनके अधिकारों का हनन होता है या फिर ऐसा कोई काम होगा जिसके लिए जब व्यक्ति के किसी भी अधिकार का अगर हनन होता है तो वो किसकी तरफ देखता है? न्यायपालिका की तरफ ही देखता है। अगर आपके साथ कोई भी एक काम हुआ है, कोई सपोज करिए किसी व्यक्ति के साथ अगर इसके घर में चोरी हो जाती है या फिर किसी महिला के साथ रेप हो जाता है या किसी भी तरीके का कोई मामला है तो इंसान कहाँ देखेगा? अगर उसके साथ किसी भी तरीके का मिसबिहेव हुआ है तो वो जाहिर सी बात है अपने लिए न्याय पाने के लिए वो न्यायपालिका की ओर रुख करता है। परिणामतः न्यायपालिका पर पीड़ित जनता को आगे बढ़कर मदद पहुंचाने का भारी दबाव बनता है। और दूसरा क्या है? न्यायिक उत्साह, अर्थात न्यायाधीश भी बदलते समय के समाज सुधार में भागीदार बनना चाहते हैं जिससे जनहित याचिकाओं को हस्तक्षेप के अधिकार जो होते हैं हस्तक्षेप का अधिकार एक तरीके से मिल जाता है और वो उनके अधिकारों में देखते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर अधिकार का हनन हो रहा है तो उसमें वो आगे पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां विधानों का अभाव है। अगर कहीं पर भी विधि कम दिखती है, मतलब कानून कोई कम दिख रहा है और लग रहा है, तो उसमें न्यायाधीशों पर ये जिम्मेदारी आ जाती है। मतलब न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उन पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो परिवर्तित समाज की ज़रूरतों के हिसाब से न्याय निर्णय कर दें। भारत के संविधान में स्वयं ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिनमें न्यायपालिका को विधायन यानी कानून बनाने की गुंजाइश है या एक सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलता है। इसमें जो न्यायाधीश है या न्यायपालिका है वो एक सक्रिय भूमिका की तरह काम करती है। इसी प्रकार सुभाष कश्यप ने ऐसी कुछ अकस्मिकताओं की चर्चा की है कि जब न्यायपालिका अपने सामान्य क्षेत्राधिकार से लांघकर ऐसे क्षेत्र में दखल देती है जो कि विधायिका या कार्यपालिका का हिस्सा हो सकते हैं। देखिए, न्यायिक सक्रियता कई बार यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायिक सक्रियता कहाँ तक वैलिड है। तो आपको ये सब क्वेश्चन को आप समराइज करेंगे और पूरा लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि किसी समुदाय के, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका के लोगों को जो दंडित करेगी वो जनता ही करेगी क्योंकि जनता ने उनको चुना है, और ना ही जो न्यायपालिका है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो, ना ही उसके पास उतने संसाधन है कि वो विधायिका और कार्यपालिका के कामों को कर सके। तो ये अब देखते हैं, जब विधायिका अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो गई हो तब एक हंग यानी कि विधायिका जिसमें किसी दल को बहुमत ना मिला हो की स्थिति में जब सरकार कमजोर और असुरक्षित हो, ऐसे निर्णय लेने में अक्षम हो जिससे जाति या समुदाय कोई अन्य समूह अप्रसन्न हो रहा हो। सत्तासीन दल सत्ता खोने के भय से ईमानदारी का और कड़ा फैसला निर्णय लेने में डरता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर देखिए सत्ता का जो मोह है वो बहुत बुरा होता है। तो जब सत्ताधारी दल होता है और उसको लगता है कि किसी भी तरीके से उसकी अगर सीट जा सकती है, उसकी सत्ता जा सकती है, तो वो कई बार ईमानदारी के फैसले नहीं ले पाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसी कारण से समय लगने और निर्णय में लगने में भी देरी हो जाती है। न्यायालयों पर कठोर निर्णय लेने संबंधी दुर्भावना डालने के लिए भी
जन मुद्दों को संदर्भित कर दिया जाता है। कई बार होता है कि कोई किसी की कंप्लेंट तक नहीं लिखी जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सत्ताधारी दल से संबंधित होता है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। अगर उसने कोई गलत कृत्य किया है तो भी कई बार ऐसा होता है कि उनके खिलाफ रिपोर्ट्स नहीं लिखी जाती हैं। तो ये क्या है, इसके लिए फिर लोग जनहित याचिका के भी कॉन्सेप्ट को मानते हैं। अब देखते हैं, जहां की विधायिका और कार्यपालिका नागरिकों के मूल अधिकार जैसे हो गए गरिमापूर्ण जीवन हो गया, स्वास्थ्यकर परिवेश हो गया, का संरक्षण करने में अगर विफल है अथवा कानून एवं प्रशासन को एक ईमानदारी, कार्यकुशल एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था देने में विफल है, तहाँ वहां पर भी न्यायिक सक्रियता आ जाती है। जहां की विधि के न्यायालय का मजबूत सर्वसत्तावादी संसदीय दलवादी सरकार द्वारा गलत नियत या उद्देश्यों से दुरुपयोग हो रहा हो, जैसा कि आपातकाल के दौरान हुआ था, वहां पर क्या है, वहां पर न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। कभी कभी न्यायालय जाने अनजाने स्वयं मानवीय प्रवृत्तियों, लोक लुभावनवाद, प्रचार, मीडिया की सुर्खियां बटोरने के आदि का शिकार भी हो जाते हैं। न्यायिक सक्रियता कई बार ऐसे उसमें भी देखी गई है कि मीडिया में बढ़ना, प्रचार बढ़ना या फिर लोक लुभावनवादी मुद्दों पर भी अपने आप को आगे रखती है। डॉक्टर वंदना के अनुसार न्यायिक सक्रियता की अवधारणा में बहुत सारी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं, जैसे कि प्रशासनिक प्रक्रिया में सुनवाई के अधिकार का विस्तार, बिना किसी सीमा के अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल, विवेकाधीन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए न्यायपालिका का विस्तार, न्यायिक मतलब नियंत्रण का विस्तार, प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का विस्तार, ओपन गवर्नमेंट को बढ़ावा देना, अवमानना शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग करना, अवास्तविकता का विरुद्ध न्यायिकता का प्रयोग करना, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्याख्या के मानक नियमों का विस्तार करना, आदेश पास करना जो कि वास्तव में असाध्य है। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक क्या क्या है। न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक में अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं, सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रेखांकित किया गया है। समाज से जुड़े हुए मुद्दे, समाज से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होंगे वो किस तरीके से हैं। जैसे नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हो गए, ये समूह क्या करता है, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मामले उठाता है। जन अधिकार में क्या करता है, ये समूह जो होता है सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर जन आंदोलन का राज्य द्वारा दमन की स्थिति में जोर देते हैं। और क्या है, उपभोक्ता अधिकार, किसी उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता है तो उसमें ये वाला समूह आता है। इसकी जवाबदेही के ढांचे में उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामले उठाए जाते हैं। बंधुआ मजदूरी में है, भारत में बंधुआ मजदूरी दास्ता के उन्मूलन के लिए न्यायिक सक्रियता की अपेक्षा की जाती है। पर्यावरण कार्यवाही के लिए भी न्याय के लिए नागरिक, ये समूह क्या करते हैं, न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देते हैं और कहते हैं कि बढ़ते पर्यावरण की जो गिरावट है तथा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के विरुद्ध नागरिक समूह, इन कार्यकर्ताओं ने क्या किया है कि भारत की न्यायपालिका से यह अपेक्षा होती है कि वह बृहद सिंचाई परियोजनाओं को रोक दे, जो कि दुनिया की किसी न्यायपालिका के लिए असंभव है। ये ऐसे कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको रोक दिया जाए। बाल अधिकार समूह, ये बच्चों के जो किसी भी तरीके का उनका शोषण हो रहा है, यौन श्रमिकों के बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों को उठाते हैं। हिरासत या परिरक्षण अधिकार समूह, इनमें कैदी के अधिकार, जो कैदी हैं जेलों में, उनके अधिकारों के बारे में बात करते हैं। राज्यों के संरक्षक, परिरक्षण या हिरासत में महिलाएं, निवारक बंदीकरण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए जाने वाली सामाजिक कार्रवाइयों इसमें शामिल है। निर्धनता अधिकार समूह, ये कहते हैं कि अकाल के दौरान, सूखे एवं अकाल के दौरान सहायता एवं शहरी गरीबों के मामलों को न्यायालय तक लाते हैं। मूलवासी जन अधिकार समूह, ये क्या करते हैं, ये समूह वनवासियों, संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों के नागरिकों के लिए अस्मिता संबंधी अधिकारों के लिए काम करते हैं। महिला अधिकार समूह हो गए, इसमें समूह लैंगिक समानता, लिंग आधारित हिंसा या उत्पीड़न, बलात्कार या दहेज जैसी हत्याओं के मामलों में भी आगे लाते हैं इस तरीके के केस। बार आधारित समूह, ये समूह भारतीय न्यायपालिका की स्वायत्तता एवं जवाबदेही संबंधी मुद्दों के लिए आंदोलन करते हैं। मीडिया स्वायत्तता समूह, ये प्रेस के साथ ही जो राज्य है, राज्य के स्वामित्व वाले माध्यमों की सहायता से जवाबदेही एवं एकाग्र रहते हैं। वर्गीकृत अधिकारिकता, वर्गीकृत व्यक्तिक आवधिक याचिकाकर्ता, ये सारे के सारे क्या है, इस तरीके के ये PIL में आते हैं किससे। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम।
न्यायिक संयम का अर्थ है अमेरिका में न्यायिक सक्रियता तथा न्यायिक संयम, ये दो वैकल्पिक न्यायिक दर्शन हैं। न्यायिक संयम के पैरोकार मानते हैं कि न्यायाधीश की भूमिका केवल इतनी होनी चाहिए कि वह इतना पर बता दे कि कानून क्या है। कानून बनाने का काम उन्हें विधायिका और कार्यपालिका पर ही छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में उन्हें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा न्यायाधीशों को किसी भी स्थिति में अपने निजी राजनीतिक मूल्यों एवं नीतिगत एजेंडा को अपने न्यायिक विचार पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कोई भी राजनीतिक तरीके से उनके ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है उन सब के से उन्हें बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। इस विचार के अनुसार संवैधानिक निर्माताओं के मूल इरादे एवं उनसे संबंधित संशोधन स्पष्ट एवं जानने योग्य है और न्यायालयों को उन्हीं से निर्देशित होना चाहिए। न्यायिक संयम की पूर्व धारणा क्या थी, देखते हैं। अमेरिका में न्यायिक संयम की अवधारणा निम्न 6 पूर्व अवधारणाओं पर आधारित है। इसमें केवल दूसरा छोड़ के बाकी सारी की सारी भारत के लिए भी लागू होती हैं। न्यायालय मूलतः अलोकतांत्रिक है। न्यायालय मूलतः अलोकतांत्रिक है क्योंकि यह अनिर्वाचित तथा लोकमत के प्रति अग्रशील एवं अनुत्तरदायी है। देखिए, जजेस जो होते हैं उनको कोई चुन के तो आते नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पर इस चीज़ से कि अगर न्यायिक सक्रियता बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ जाती है तो क्या होगा, वो फिर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ हो जाएगी। एक तरीके से जनता ने जिनको चुना है और न्याय निर्णय या डिसीजन कौन दे रहे हैं, अगर न्यायालय देते हैं उनके मतलब जो एरियाज हैं उनसे अगर हट कर, तो ये वाली बात आ गई। दूसरा है न्यायिक समीक्षा की महान शक्ति के प्रश्नवाचकीय स्रोत, ऐसी शक्ति जो संविधान द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त नहीं है जबकि ये भारत में प्रदान की गई है। तो इस वाले को अमेरिका में है पर भारत में नहीं है। शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत ये भी भारत में है। संघवाद की अवधारणा भी भारत में है। अविचारात्मक किंतु सकारात्मक धारणा की चूंकि न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार एवं संसाधनों के लिए कांग्रेस पर निर्भर है और अपनी प्रभावकारिता के लिए जन स्वीकार्यता पर आश्रित है, इसलिए उनसे जुड़े जोखिम का ध्यान में रखकर इसे अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए। कांग्रेस का यूज़ कहाँ पर होता है, ये होता है अमेरिका में, अमेरिका का जो सदन है वहाँ पर, तो इसके लिए भी ये वाली बात कही गई है। अब देखते हैं कि यह संभ्रांत धारणा की एक विधि का न्यायालय आंग्ल अमेरिका विधिक परंपरा का उत्तराधिकारी होने के नाते इसे अपने को गिराकर राजनीतिक के स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए, ऐसी भी बात कही गई है। इन सभी से स्पष्ट होता है जितनी भी धारणाएं हैं केवल दूसरी को छोड़कर जो कि न्यायिक समीक्षा से संबंधित हैं, भारतीय संदर्भ में भी लगभग ठीक बैठती हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां क्या क्या हैं, अब देखते हैं। सन 2007 में एक मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक संयम की बात की और न्यायालयों से कहा कि वे विधायिका और कार्यपालिका को अपने के जो कार्य हैं अपने हाथों में ना लें, मतलब विधायिका और कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप ना करें। और यह भी कहा कि संविधान की शक्तियों का जो बंटवारा किया गया उसको बनाए रखें, प्रत्येक अंग को जो काम दिए गए हैं वो अपने अपने दायरे में रहते हुए उनका सम्मान करें और उन्हीं कार्यों को करें। अब बेंच ने देखिए इसमें किस तरीके से न्यायपालिका को बताया। बेंच ने कहा कि बार बार हमारे सामने ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें विधायी अथवा कार्यपालिका कार्य अपने हाथ में ले रहे हैं, कौन, न्यायपालिका, तो ये असंवैधानिक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसका औचित्य सही नहीं है कि न्यायपालिका उनके हाथों को अपने काम में ले। और कई बार जजेस क्या करते हैं कि अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं इस मामले में, और क्योंकि ये बात पता है कि सरकार के अन्य अंगों के कार्य वो खुद नहीं कर पाएंगे, न्यायपालिका नहीं कर सकती है, ना ही उसके पास संसाधन है। और पीठ ने यह भी कहा कि जजों को अपनी सीमा जान लेनी चाहिए, जो संविधान में लिखा है वही ध्यान रखना चाहिए, उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इवन सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में आकर के न्यायिक सक्रियता है तो सरकार चलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उनमें सदा सहता विनम्रता होनी चाहिए, जो भी न्यायाधीश हैं उनमें हमेशा क्या होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, ना कि सम्राटों की तरह व्यवहार करने लगे। मोंटेस्क्यू की किताब में कहा गया द स्पिरिट ऑफ लॉज में उदाहरण देते हुए 3 अंगों की शक्तियों के विभाजन के बारे में चर्चा की गई और पीठ ने कहा कि फ्रेंच दार्शनिक की चेतावनी भारत की न्यायपालिका के लिए बहुत सामयिक और सटीक है, चूंकि अक्सर अन्य 2 अंगों के कार्य क्षेत्रों में दखलंदाजी एवं अतिक्रमण के लिए उचित आलोचना होती रही है। न्यायिक सक्रियता के नाम पर क्या है कि कई बार क्या हो जाता है, विधायिका और कार्यपालिका के जो कार्य है उनमें दखलंदाजी अक्सर कर हो जाती है। न्यायिक सक्रियता किसी भी हाल में न्यायिक दुस्साहस में नहीं बदलनी चाहिए, ऐसा नहीं है, इसको सिर्फ न्याय तक ही रहना चाहिए। बेंच ने न्यायालयों को चेतावनी दी कि न्याय निर्णय ऐतिहासिक रूप से स्वीकृत एवं मान्य संयम तथा न्यायाधीशों की तरहीजों से सचेतित रूप से न्यून रखने की प्रणाली पर आधारित होना चाहिए।
किसी तरीके से न्याय अलग तरीके का नहीं होना चाहिए जो कि किसी भी और जो एरियाज हैं उनको हस्तक्षेप करता हो। न्यायालय प्रशासनिक पदाधिकारियों को असुविधा में ना डाले और इस बात को स्वीकार करे कि प्रशासनिक अधिकारी जो है उनके प्रशासन के क्षेत्र में विशेषता है, न्यायालयों की नहीं। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने कामों को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, ये काम न्यायपालिका का नहीं है, ना ही वो उनको इंस्ट्रक्ट कर सकती है। पीठ ने यह भी कहा कि क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में न्यायिक अतिक्रमण का औचित्य यह बताता है कि ये दोनों अंग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। मान भी लिया जाए कि ये काम अपना सही से नहीं कर रहे हैं, तब भी क्या करेगा, तो न्यायपालिका पर इस तरीके के आरोप भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका में आधे से ज़्यादा मामले लंबित पड़े हुए हैं। अगर मान लिया वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और PILs अगर आ भी रही हैं, याचिकाएं आ भी रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि न्यायपालिका उन सारे मैटर्स को रखती है और उनका फिर वो मामले लंबित पड़े हुए हैं। यदि विधायिका और कार्यपालिका ढंग से काम नहीं कर रही हैं तो उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी लोगों पर है। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो ये काम जनता का है, ना कि न्यायपालिका का। जो अगले चुनाव में उन्हें मताधिकार का सही प्रयोग करे और उम्मीदवार को मत दे जो उनकी आकांक्षाओं को या अपेक्षाओं को पूरा करता हो। कानूनी तरीके से अपनाकर इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है या फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है। उपचार ये नहीं है कि न्यायपालिका क्या करने लगे कि विधायिका एवं कार्यपालिका को अपने ही हाथों में ले ले, और ना कि इससे केवल संविधान की नाजुक शक्ति का संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि क्या होगा, महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका इन कार्यों में ना तो अपनी विशेषता रखती है और ना ही इसके पास ये संसाधन उपलब्ध है। पीठ ने यह भी कहा कि न्यायिक संयम राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्ति का संतुलन है, इस व्यवस्था की संगति में है और इसे पूरकता प्रदान करता है। यदि वह दो तरीकों से करता है पहला, न्यायिक संयम न केवल न्यायपालिका के साथ ही अन्य दो शाखाओं के बीच भी समानता को मान्यता देता है, बल्कि इसको भी बढ़ावा देता है कि न्यायपालिका द्वारा शाखा अंतर शाखा हस्तक्षेप को न्यूनतम स्तर पर रखकर। दूसरा, न्यायिक संयम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। जब न्यायालय विधायी या कार्यपालिकीय क्षेत्रों में अतिक्रमण करता है तो इसका अनिवार्य परिणाम यह भी हो जाएगा कि मतदाता, विधायक तथा अन्य निर्वाचित पदाधिकारी जो पदधारी होंगे इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि न्यायाधीशों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। फिर क्या टारगेट हो जाएगा कि न्यायाधीशों की जो गतिविधियां हैं उन पर नजर रखी जाए। जाहिर सी बात है, अगर जनहित याचिकाओं को लेकर सक्रियता न्यायालय की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो विधायिका और कार्यपालिका पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी या फिर प्रशासनिक कार्यों पर इम्पैक्ट करेगी। ये काम न्यायपालिका का नहीं है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और मैंने बताया कि न्यायिक सक्रियता क्या क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।